फाइनली द ट्विन ब्रोज ने आपकी सुन ली है। ना जाने हमें कितने कमेंट्स मैसेजेस आ रहे थे कि भैया प्लीज़ फंसना पक्का है सीरीज़ को रीलॉन्च कर दीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर के बहुत सारे टॉपर्स ने बताया है कि भाई बोर्ड एग्जाम में लगभग सारे ही क्वेश्चन फंसना पक्का है सीरीज से थे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फंसना पक्का है सीरीज में हम क्या करते हैं, पूरी एनसीईआरटी को ना आपके लिए निचोड़ देते हैं। अगर आपने हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख ली हैं, उसके बाद आप ये फंसना पक्का है सीरीज फॉलो कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं कट सकते। अगर आपको मेरी बात में विश्वास नहीं हो रहा है तो फंसना पक्का है सीरीज की जो पुरानी वीडियोस आ चुकी हैं, आप वहां पर जाइए और पुराने सेशन वाले बच्चों के आप कमेंट्स चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया जो चैप्टर की वीडियोस आ चुकी हैं फंसना पक्का है कि क्या वो फिर से आएंगी, तो जी नहीं। जैसा मैंने कहा पूरी एनसीईआरटी निचोड़ देते हैं। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। जो फंसना पक्का है सीरीज की वीडियोस आई थी उन चैप्टर में, तो फिर से लाने का कोई सेंस ही नहीं है। वही वीडियोस आपको फॉलो करना है। जिन चैप्टर्स की वीडियोस नहीं आई है वो हम बना रहे हैं। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन निकल कर आता है, मेंशन एनी 4 इन्वायरमेंटल इश्यूज। या फिर बोर्ड में यही क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है कि व्हाई एंड हाउ आर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बिकमिंग इंपॉर्टेंट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। दोनों क्वेश्चन में हमारा सेम ही आंसर आएगा। यहां पर अगर आपसे 4 पूछे गए तो 4 इश्यूज मेंशन आप कर रहे होंगे, 4 पॉइंट्स में लिखेंगे। ज्यादा पूछे गए ज्यादा करेंगे। क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने आप कर रहे होंगे। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट आता है लैंड इश्यूज। भाई देखिए, अगर हम पूरी दुनिया भर की बात करते हैं ना, तो पूरी दुनिया भर में जितना भी हमारा कल्टीवेबल एरिया था जहां पर हम क्रॉप्स वगैरह उगा सकते हैं, अब वो और नहीं बढ़ रहा है। साथ ही साथ जितना पहले से था अब उसकी भी फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है, तो वहां पर भी हम सही तरीके से उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो वहां पर भी बहुत ज्यादा डिप्लीशन और पॉल्यूशन हमें देखने को मिला है, जिसके कारण भाई हमारा फूड प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है। इसमें हमें बिल्कुल भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो ये एक खतरे वाली चीज हमारे सामने आती है। दूसरा, वाटर इश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो 2016 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी यूएनडीपी की, जिसमें बताया गया था कि 663 मिलियन पीपल ऐसे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में जिनके पास सेफ वाटर का एक्सेस तक नहीं है। 2.4 बिलियन ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है प्रॉपर सैनिटेशन का, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। अगर हम बच्चों की बात करते हैं, हर साल 3 मिलियन से ज्यादा बच्चों की डेथ इसी कारण से हो जाती है। इसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। फॉरेस्ट वगैरह हम काटते जा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर ये सारी चीजें हो रही हैं। हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और हमारे इन्वायरमेंट को ही हम हार्म पहुंचा रहे होते हैं। तो भाई बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर बहुत सारी स्पीशीज हमें देखने को मिलती थी, अब उनकी लाइफ भी इस कारण से खतरे में आ गई है। फिर ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा डिप्लीशन हमें हमारी ओजोन लेयर में देखने को मिल रहा है। ओजोन होल के बारे में हम सबने पढ़ा हुआ है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये खतरा हमारे सामने आ रहा है। फिर कोस्टल पोल्यूशन, भाई जो सी से अटैच्ड लैंड होता है उसको हम कोस्टल एरिया जिसको बोलते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा हमें पोल्यूशन पूरी दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। जो ओपन सी का एरिया होता है वो तो फिर भी थोड़ा क्लीन रहता है, लेकिन अगर हम कोस्टल वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि लैंड बेस्ड जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो आजकल सही नहीं है। वो पोल्यूशन को पूरी तरीके से इंक्रीज करती जा रही है कोस्टल एरियाज में। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलकर हमारे सामने आते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई वी स्टडी नेचुरल फिनोमिना इन पॉलिटिकल साइंस। भाई ये तो बाकी सब्जेक्ट्स की फील्ड है, ये तो ज्योग्राफी वगैरह में हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए, हम पॉलिटिकल साइंस में क्यों इसको पढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जब भी हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें बहुत बार देखने को मिलता है कि अलग अलग गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही होती है। तो भाई जब गवर्नमेंट आएगी तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हमारा पॉलिटिकल साइंस में आ जाता है, ये उसकी फील्ड है। साथ ही साथ कोई एक अकेली गवर्नमेंट नहीं है जो काम कर रही है, कोई भी एक अकेली गवर्नमेंट नहीं है जो सारे इश्यूज को अकेले एड्रेस कर सकती है। यहां पर हमें पूरी वर्ल्ड की जरूरत होती है, इसलिए भाई वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी हमें देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद एक और बहुत बड़े डीपर सेंस में ये पॉलिटिकल है इश्यूज। वो कैसे हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई जो डिग्रेडेशन हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन ये कर रहा है। साथ ही साथ ये जो इश्यूज हो रहे हैं इसके कारण किसको प्रॉब्लम हो रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन होगा वो जो इसके खिलाफ एक्शन ले रहा होगा।
साथ ही साथ जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है वो किसको कितनी मिलना चाहिए। ये सारे जब क्वेश्चन आते हैं तो भाई पॉलिटिक्स का पूरा हमारे सामने चीज़ें आ जाती हैं। इसीलिए ये पॉलिटिकल वे में भी पढ़ना हमें ज़रूरी है, पॉलिटिक्स में भी ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है, सिर्फ और सिर्फ ये बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूएनईपी, मेंशन इट्स टू मेन फंक्शंस। अब हम ये देख लेते हैं। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका मेन काम होता है भाई जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उसके लिए अवेयरनेस फैलाना। यूएनईपी हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, ये देखती है कि जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं इसमें पूरी दुनिया भर का कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिले, सब इसको लेकर अवेयर हों, और ये यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम के अंदर ही अपना काम कर रहा होता है ये एजेंसी, ये याद रखिएगा। अब दो मेन फंक्शंस हमारे सामने क्या निकल कर आता है। पहला, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करवाता है। दूसरा, ये डिटेल्ड स्टडीज को प्रमोट करता है जिससे भाई हम इफेक्टिव वे में जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको फेस कर सकें और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकें। अगला क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रियो समिट, जिसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज तो बहुत पहले से बढ़ना चालू हो गए थे, लेकिन मेनली ग्लोबल पॉलिटिक्स में जब हम इसकी बात करते हैं ना, जब बहुत सारे कंट्रीज आई, बहुत सारे लोग आए, उनने इसको डिस्कस किया, वो हमें देखने को मिलता है यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी जो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट की। कहां पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो में हुई थी जो ब्राजील में है। और कब हुई थी? जून 1992 में। और इसी को हम अर्थ समिट बोलते हैं। यहाँ पर जितनी भी एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस किया गया था और सोचा गया था कि इसके क्या सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। इस समिट में 170 स्टेट्स हमें देखने को मिली थी, थाउजेंड्स ऑफ एनजीओस ने पार्टिसिपेट किया था और मैनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी हमें देखने को मिले थे। तो कॉर्पोरेशंस भी थे, एनजीओस भी थे और स्टेट्स भी थे। इसके बाद यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली थी। जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड है, जो कि बहुत ही डेवलप्ड है, जिसको ग्लोबल नॉर्थ भी हम बोलते हैं, उनके ओपिनियंस और वो जिस लिए आए थे यहाँ पर ज्वाइन किए थे समिट को, उनकी अप्रोच पूरी अलग थी अगर उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे ग्लोबल साउथ से, जो हमारा डेवलपिंग कंट्री, हमारा थर्ड वर्ल्ड आ जाता है। तो दोनों अपने अपने इश्यूज लेकर आए थे जो अपने आप में बहुत ही अलग थे। अभी हम आगे इस पर और डिस्कशन कर रहे होंगे। अगर हम नॉर्थ स्टेट्स की बात करते हैं तो वो मेनली किससे लेकर बात करने आए थे भाई कि ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उनके लिए ये ज्यादा बड़े इश्यूज थे। लेकिन अगर हम साउथ साइड के स्टेट्स की बात करते हैं, हमारे थर्ड वर्ल्ड की मेनली बात करते हैं, तो मेनली इनकी प्रॉब्लम क्या थी भाई कि ये बात करना चाह रहे थे कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं। मतलब इनका ये सोचना था कि भाई अगर हम डेवलप करेंगे अपने आप को और आप बोलोगे कि इसके कारण आप इन्वायरमेंट इश्यूज क्रिएट कर रहे हो, तो हम इसे डील कैसे करें, क्योंकि हमें तो अभी और डेवलप होना है, हम पहले से डेवलप्ड नहीं है। तो दोनों जो वर्ल्ड थे वो अपनी अपनी राय लेकर यहाँ पर आए थे। अब कई बार अगर आपसे क्वेश्चन आया कि भाई आप शॉर्ट नोट लिखो, तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड वाले कई बार क्या करते हैं, एक टॉपिक के अंदर से और छोटे छोटे क्वेश्चन बना देते हैं। तो वो भी मैंने आपको लिख दिया है। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर और छोटा क्वेश्चन बन सकते हैं दो। पहला, व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ द रियो समिट, और दूसरा बन सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ इतना सा आंसर आप लिख रहे होंगे। अगर पूरा नोट लिखने को आता है तो सब कुछ आप लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम रियो समिट की बात करते हैं ना, तो रियो समिट ने कुछ कन्वेंशंस निकाले थे, उसे कुछ प्रोड्यूस किए थे कन्वेंशंस, जो किससे डील कर रहे थे? क्लाइमेट चेंज से, बायोडिवर्सिटी से, फॉरेस्ट्री से, और एक लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट रिकमेंड करी थी कि भाई ये डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस की लिस्ट है जो आपको फॉलो करना चाहिए। इसको एजेंडा 21 बोलते हैं और यही मेन आउटकम था इस समिट का। लेकिन वो अनरिजॉल्व रह गई क्योंकि सबके डिफरेंसेस थे और बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी। इसके बाद मेनली यहां पर एक अग्रीमेंट इस टॉपिक पर हुआ था कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंबाइन कर देना चाहिए, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम छोटी क्लास से पढ़कर ये आ रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आंसर हो जाता है, और ये पूरा हमारा एक शॉर्ट नोट आ जाता है अर्थ समिट का। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बताना है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो आप ह्यूमैनिटीज के सैंपल पेपर परचेज कर लीजिए। अब आपका सैंपल पेपर सॉल्व करने का टाइम आ गया है। मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया हुआ है, मैं आपको फिर से कर रहा हूं। मुझे ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर्स बहुत ही अच्छे लगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, परचेज कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट सिलेबस को देखकर इन्हें बनाया गया है, और सबसे अच्छी चीज मुझे क्वेश्चंस लगी। अगर आप कभी भी
सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक ह्यूमैनिटीज में परचेज कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि भाई किस सैंपल पेपर में अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो वो चीज मुझे ओसवाल गुरुकुल में देखने को मिली। बाकी जितने मार्केट में सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक आ रहे हैं उनमें मिस्टेक्स कुछ ज्यादा ही रहती हैं, और कुछ ऐसे जिनमें अगर ज्यादा मिस्टेक नहीं होती तो उनके क्वेश्चंस मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। तो आपको मैं ओसवाल गुरुकुल रिकमेंड करूंगा। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं बिल्कुल। अभी ऑफर्स चल रहे हैं, बाद में बंद हो जाएंगे, तो जितना जल्दी आप परचेज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल आप इसको परचेज कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले रिव्यू किया है, फिर ही आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वो है व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन्स एंड ग्लोबल कॉमन्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो ये सबसे पहले कॉमन्स का मतलब क्या होता है? वो रिसोर्सेज जिसे कोई एक जन ओन नहीं करता है, बाकी सब ओन कर रहे होते हैं, कम्युनिटी ओन कर रही होती है। आर दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन बट रेदर शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी। कम्युनिटी पूरा उसको शेयर कर रही होती है। अब वो कॉमन रूम हो सकता है, कम्युनिटी सेंटर हो सकता है, पार्क हो सकता है, या फिर रिवर भी हो सकता है। सिमिलरली कुछ ऐसे वर्ल्ड में एरियाज होते हैं, रीजन्स होते हैं जो किसी एक स्टेट, एक कंट्री या एक अथॉरिटी के अंडर में नहीं आते हैं, उसको हमें कॉमन वे में गवर्न करना होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं ग्लोबल कॉमन्स या फिर रेस कम्युनिस ह्यूमैनिटेटिस। ये याद रखिएगा टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कई बार यही लिख कर आ जाता है कि इस टर्म से आप क्या समझते हैं। तो रेस कम्युनिस ह्यूमैनिटेटिस या फिर ग्लोबल कॉमन्स इसे हम बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अर्थ एटमॉस्फेयर वो किसी एक का नहीं है, एंटार्क्टिका, द ओशन फ्लोर, आउटर स्पेस, ये सारी चीजों को हमें कॉमन गवर्नेंस के उसमें देखना पड़ता है। इसको कोई एक जन गवर्न नहीं कर सकता, ये सब कुछ कॉमन गवर्नेंस के अंडर में आते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना जाने कितनी बार बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर्स में आया हुआ है, याद रखिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम नॉर्थ की डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं ना, तो उनका ये कहना था भाई इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर कि यहां पर सबकी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब सबको अपना इक्वल रोल प्ले करना चाहिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। लेकिन अगर हम साउथ कंट्रीज की बात करते हैं तो साउथ कंट्री का ये कहना है कि भाई आज की जो सिचुएशन पैदा हुई है, ये कि भाई इन्वायरमेंट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें हमारा तो कोई बड़ा रोल ही नहीं है, इसमें बहुत बड़ा रोल है ये डेवलप्ड कंट्रीज का। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो चीजें आपने करी थी उसी के कारण आज ये इन्वायरमेंटल इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। मेनली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टाइम पर ये ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीजें राइज हुई हैं उसी के कारण, इसलिए मेन उसी को देखा जाता है। तो साउथ की कंट्रीज का ये कहना है। तो उनका कहना है भाई आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे ज्यादा है, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना आपने पहुंचाया है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, भाई अमेरिका जैसी कंट्री जो डेवलप्ड हो चुकी हैं तो वो तो अब भाई इन्वायरमेंट के लिए कर सकती हैं। लेकिन अगर आप हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि आप कुछ भी मत करो क्योंकि इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, तो हम लोग डेवलप कैसे करेंगे? तो यहां पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज की सिचुएशन को समझना चाहिए, और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं से भी नहीं हो सकती। आप मुझे कॉमेंट्स में बताना आप इस चीज से अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यही आर्ग्यूमेंट कहां पर एक्सेप्ट हुआ था? जो रियो डिक्लेरेशन हुआ था अर्थ समिट में 1992 में, अभी हमने उसके बारे में देखा। वहां पर इस प्रिंसिपल को नाम दिया गया था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम एक कॉमन चीज के लिए काम कर रहे हैं लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, आप सबका रोल एकदम अलग अलग है। तो रियो डिक्लेरेशन में यही चीज बोली गई थी भाई, हम सबको अर्थ के इकोसिस्टम को, अर्थ को बचाने के लिए काम करना है। हमें पूरी कोशिश करना है कि हमारा अर्थ को कोई भी हमारी तरफ से नुकसान ना हो, लेकिन साथ ही साथ हमें यह देखना है कि किसकी कितनी गलती रही है और किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। सबको हम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। उसके बाद जो 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ था, UNFCCC, उसने भी सेम यही चीज बोली थी जो रियो समिट में हमें देखने को मिला कि सबकी डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद जितने भी लोग इस पार्टीज इस कन्वेंशन में अग्री करे थे, उनका यही कहना था कि अगर हम हिस्ट्री में चले जाते हैं तो आज जितना भी ग्लोबल एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का,
ये मेनली कहाँ से आया है? डेवलप्ड कंट्री से आया है। इसलिए चाइना, इंडिया और बाकी जितनी भी उस समय की डेवलपिंग कंट्रीज थी, उन्हें क्योटो प्रोटोकॉल से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। उस समय हमें साइन करने के लिए फोर्स नहीं किया गया था। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो हमारे टेलीग्राम पर, डिस्कॉर्ड पर या फिर हमारी एप्लीकेशन में आपको टॉपर्स नोट्स मिल जाएंगे। पूरे इंटरनेट पर इससे अच्छे नोट्स नहीं है, ये मेरा दावा है। पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है रिवीजन के लिए। अगर आपने बस इनको फॉलो कर लिया, आपके मार्क्स नहीं कर सकते। आप खुद ही देखिए, टॉपर्स ने बनाए हैं, बहुत ही प्यारे ये नोट्स हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मैं आपको डाल रहा हूँ, आप बिल्कुल ये नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा भी आपको इसके लिए नहीं देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय कॉमन प्रॉपर्टी? तो देखिए, कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो एक ग्रुप के लिए कॉमन है, किसी एक की नहीं है। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप के, उनका राइट भी है, उनका ड्यूटी भी है कि भाई जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, उसको मेंटेन कैसे करेंगे। तो जो भी रिसोर्सेस है उस पर आपके राइट्स भी हैं, लेकिन आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं कि आपको सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए काम करना है। आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जिनको अगर हम कंबाइन करते हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन हो गया, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, इकोसिस्टम पूरा हम लोग बर्बाद करते जा रहे हैं अपने कामों से। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो कॉमन प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत अब डिक्लाइन हो गई है, इनकी साइज कम हो गया है, जो पुअर को अवेलेबिलिटी थी वो कम हो गई है, क्वालिटी भी डिक्रीज हो गई है। पूरे वर्ल्ड में एक दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। फिर इसके आगे यहाँ पर सेक्रेड ग्रोव्स का एग्जांपल दिया हुआ है। जो इनका एक्चुअल मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है ना, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है, ये स्टेट ओन्ड फॉरेस्ट लैंड के अंडर ही आते हैं, लेकिन इसमें जो हमें देखने को मिलता है मैनेजमेंट का सिस्टम, वो एकदम सही डिस्क्रिप्शन देता है हमें कॉमन प्रॉपर्टी रिजीम की। जैसे यहाँ पर हमारे साउथ इंडिया के फॉरेस्ट बेल्ट के साथ साथ सेक्रेड ग्रोव्स की बात करी गई है, जिसे कौन मैनेज कर रहा है? विलेज कम्युनिटीज मैनेज करती हैं ट्रेडिशनली। तो ये एग्जांपल आता है। अभी आप बोल रहे होंगे भैया ये आखिरी 2 पॉइंट तो समझ में नहीं आए, ये सेक्रेड ग्रोव वगैरह क्या आ गया, मैं आपको समझाता हूँ। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। सेक्रेड ग्रोव्स हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं ना, उनके कुछ ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट के कुछ एरियाज होते हैं जो लोकल लोगों द्वारा टच भी नहीं हुए होते हैं, क्योंकि इनका प्रोटेक्शन कौन कर रहा होता है? वहाँ के लोकल पीपल कर रहे होते हैं। प्रोटेक्शन क्यों कर रहे होते हैं? इनके कल्चरल और कुछ रिलीजियस बिलीफ होते हैं कि हमें इस एरिया का प्रोटेक्शन करना है, तो उनको हम सेक्रेड, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, तो पवित्र ग्रोव्स हम उनको बोलते हैं। तो उसी की यहाँ बात करी जा रही है कि इंडिया और अगर बाकी जगह पर भी हमें देखने को मिलते हैं, तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल आता है कि कॉमन प्रॉपर्टी को सही से मैनेज कैसे किया जाता है। आई होप अब आपको ये ज्यादा क्लियर हुआ होगा। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन इंडियाज स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो देखिए भाई, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को क्योटो प्रोटोकॉल से एग्जाम्प्ट किया गया था, लेकिन 2002 अगस्त में हमने साइन भी किया और अपना अग्रीमेंट भी दिया, रेटिफाई भी किया 1997 क्योटो प्रोटोकॉल को। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिससे मालूम चलता है कि भाई इंडिया भी पूरी तरीके से चीजों को देख रहा है, ऐसा नहीं कि इग्नोर कर रहा है। इंडिया, चाइना और बाकी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी उस टाइम पर उन्हें क्योटो प्रोटोकॉल से एग्जाम्प्ट कर दिया गया था, क्योंकि हम उसकी रिक्वायरमेंट्स ही मीट नहीं कर रहे थे। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस में जो हमारा इमिशन है वो बहुत ही कम था अगर हम उसको कंपेयर करते हैं बाकी कंट्रीज से इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के टाइम पर। मेनली उस समय हम उसी चीज को देख रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में किस कंट्री का कितना बड़ा एक योगदान रहा है, ये जो भी चीज आप दिक्कत आ रही है उसमें। तो इंडिया का इतना कुछ नहीं था। साथ ही साथ 2005 जून में जो G8 मीटिंग हुई थी, वहां पर इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट आउट करी। इंडिया का कहना है कि अगर हम पर कैपिटा एमिशन रेट्स बात करते हैं ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी, तो वो इतना सा है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं डेवलप्ड कंट्री से। मतलब डेवलप्ड कंट्री की ज्यादा बड़ी एक वो है, रोल है, एक ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्हीं के कारण ये सारे इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए भाई कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हम बात करते हैं। इसके बाद UNFCCC में ये भी बात करी जा रही थी कि भाई जो अभी बहुत रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज है, जैसे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम रैपिड वे में हो रहा है, चाइना है, ब्राजील है, इनके बारे में बात करी जा रही थी कि इनको ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना चाहिए। लेकिन इंडिया ना डाउट करता है इस चीज़ पर, इंडिया पूरी तरीके से अग्री नहीं करता है इस पॉइंट पर, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि भाई हम इतना करते ही नहीं है एमिशन वगैरह कि आप हम पर रोक लगाएं। जैसे इंडिया ने यहाँ पर सीधे सीधे बोला हुआ है
कि हमारी कंट्री का अगर हम कार्बन एमिशन के राइज की बात करते ना कि 2030 तक कितना होगा, तो वो इतना होगा जो पूरे वर्ल्ड का अगर हम एवरेज निकाल दें तो उसके हाफ से भी कम होने वाला है। अगर हम 2000 ईयर की बात करते हैं तो वर्ल्ड एवरेज क्या था 3.8 टन्स, तो इससे आधे से भी कम इंडिया का रहने वाला है। तो इंडिया पर आप क्यों कोई रोक या टोक लगाएंगे, तो ये इंडिया का कहना है। इंडिया के एमिशंस का प्रोडिक्शन ये है भाई कि 0.9 टन्स पर कैपिटा से ये इंक्रीज होकर 1.6 टन्स पर कैपिटा हो जाएगा 2030 में। ऊपर वाला 2000 का डेटा है, नीचे वाला 2030 का है, ये याद रखिए। अब इसी आंसर के अंदर एक क्वेश्चन कई बार और बन जाता है कि इंडिया का क्या क्या योगदान है, इंडिया कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहा है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन बन जाता है तो ये नीचे वाला आप आंसर लिखेंगे, बाकी अगर पहले वाला क्वेश्चन आया है तो पूरा आंसर आप लिख रहे होंगे। तो देखिए, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इंडिया पूरा कोशिश करता है, पूरा प्रयास करता है कि भाई इंडिया भी इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो करे। एग्जाम्पल के लिए इंडियाज की नेशनल ऑटो फ्यूल जो पॉलिसी है वो ये अच्छे से देखती है कि भाई जितनी भी गाड़ी वगैरह है उनमें क्लीनर फ्यूल्स का यूज हो, इसके लिए इंडिया काम करता रहता है। इंडिया का एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है जो 2001 में पास हुआ था, उसका भी यही है कि भाई एनर्जी की एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर वो काम कर रहा होता है। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात करते हैं 2003 के, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको इंकरेज करता है, उसके यूज को। तो इंडिया तो अपनी तरफ से पूरा योगदान दे रहा है। उसके बाद अगर हम रिसेंट ट्रेंड्स की बात करते हैं तो इंडिया नेचुरल जो गैस होती है उनको इंपोर्ट कर रहा है। तो अपने आप में इंडिया एक सबको बता रहा है कि भाई हम हर समय इन्वायरमेंट को देखकर ही काम कर रहे होते हैं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज में भी इंडिया इन्वेस्ट भी कर रहा है, उनको अडॉप्ट भी कर रहा है। तो इंडिया यहाँ पर भी सबको दिखा रहा है कि इंडिया को फिक्र है भाई इन्वायरमेंट की। तो इंडिया की तरफ से तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो इंडिया बहुत अपनी तरफ से एफर्ट्स दे रहा है। इंडिया ने जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट हुआ था 2 अक्टूबर 2016 को, उसको भी रेटिफाई किया हुआ है। और इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। तो ये अपने आप में इंडिया को प्रूव कर रहा है हर एक तरीके से कि इंडिया का योगदान बहुत ज़्यादा है। आपको इंडिया को समझाने की ज़रूरत इस समय नहीं है। इसके बाद व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल, वाई वर इंडिया एंड चाइना एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ज्यादातर ये 2 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल भाई एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जहां पर जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है ना, उन्हें टारगेट सेट करने में देखा जा रहा है कि भाई आपका ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा है, तो उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। तो उनके लिए टारगेट सेट करे जा रहे हैं। अब कुछ गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एक्सेट्रा, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं भाई जो हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है और उसके कारण जितनी दिक्कतें पूरे वर्ल्ड में आ रही हैं। तो ये प्रोटोकॉल भाई अग्रीड हुआ था 1997 में क्योटो में, जो कि जापान में आता है, हम सबको पता है। और कौन से प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड था, यूएनएफसीसीसी के प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड था। इंडिया, चाइना और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एग्जाम कर दिया गया था क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट्स पर हम खड़े नहीं उतर रहे थे, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो उसका में जो एमिशन वगैरह में है वो बहुत कम था। इसके बारे में हमने पहले भी अभी देखा हुआ है। तो ये हमारा क्योटो प्रोटोकॉल का आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, डरने की जरूरत नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। सैंपल पेपर में जैसे अभी आया हुआ है, सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेज टू द चैलेंज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैव कम फ्रॉम द इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू मूवमेंट अगेंस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ, अगेंस्ट मेगा डैम्स। तो अब आपको उसने खुद बता दिया कि आपको एग्जाम्पल में किंग का यूज करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये आपको नहीं बताया गया, तो आप मन से कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम है, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो भी चीजें पूछी गई हैं उस पर ज्यादा हम फोकस कर रहे होंगे। इसको हम देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल सच है भाई कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेस हमें इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के देखने को मिले वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आए हैं, बल्कि ग्रुप्स की तरफ से आए हैं। कुछ हमारे ऐसे कॉन्शियस वॉलंटियर्स की तरफ से आए हैं जो पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट मूवमेंट्स होते हैं ना, बहुत ही वाइब्रेंट होते हैं, डाइवर्स होते हैं और बहुत ही पावरफुल सोशल मूवमेंट्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं मूवमेंट के कारण हमें नए नए आइडियाज और लॉन्ग टर्म विजन्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि डाइवर्सिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट है अगर हम इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की बात करते हैं। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो नीचे वाला पैरा लिख रहे होंगे और पुराना वाला क्वेश्चन आता है तो सब कुछ आप लिख रहे होंगे। तो बिल्कुल सही है यार, हमें बहुत डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है इसमें। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर हम फॉरेस्ट मूवमेंट्स की बात करते हैं जो साउथ में हो रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया की बात करते हैं, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, इन पर हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमारी अगर हम फॉरेस्ट क्लियरिंग की बात कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट साफ करते जा रहे हैं हम डेवलपमेंट के नाम पर, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पिछले 30 सालों से ज़्यादा से
ये इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि कंट्रीज रुक नहीं रही हैं और इन्वायरमेंट को हम हार्म करते जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम फिलीपींस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क हमें देखने को मिलता है ग्रुप्स का और ऑर्गेनाइजेशंस का, जिनने कैंपेन किया किसके खिलाफ? वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ। क्वेश्चन में नीचे वाले आपसे माइनिंग रिलेटेड पूछा गया था तो आप ये लिख रहे होंगे, माइनिंग के खिलाफ किया है। साथ ही साथ इस कंपनी को अपनी खुद की कंट्री जो कि ऑस्ट्रेलिया है वहां से भी अपोजिशन में आवाज उठती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन उनके रीजन अलग हैं। उनके मेन दो रीजन देखने को मिलते हैं। पहला है एंटी न्यूक्लियर। माइनिंग में आपको पता है न्यूक्लियर थोड़ा सा पावर का यूज करा जाता है, तो वो एंटी न्यूक्लियर है, तो उनके सेंटिमेंट्स के खिलाफ है ये चीज, उनको ये चीज सही नहीं लग रही है, तो उनने इसके खिलाफ आवाज उठाई हुई है। साथ ही साथ भाई जो बेसिक राइट्स हैं ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनियस पीपल का, क्योंकि माइनिंग वगैरह आप करते हैं तो इनके राइट से भी आप कई बार खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि इनका आप लाइवलीहुड इनसे छीन रहे होते हैं, इनकी जगह पर आप काम कर रहे होते हैं, इसके लिए भी सपोर्ट के लिए आवाज उठाई गई है। तो फिलीपींस का देखने को मिलता है। फिर एक और क्वेश्चन इसी से बन सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी डैम मूवमेंट्स। तो एंटी डैम मूवमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कोई भी अगर ऐसी कंट्री है जहां पर डैम हो रहा है तो लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, फिर आप डैम बनाते हैं तो वाटर फ्लो में भी दिक्कत आती है, तो जहां भी डैम बनते हैं उनके खिलाफ आवाज उठती हुई हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर कोई रिवर है जो दो कंट्रीज शेयर कर रहे हैं, अब किसी एक कंट्री ने डैम बना लिया तो फ्लो की दिक्कत आती है, तो कभी भी दो कंट्री या दो स्टेट्स रिवर फ्लो में बीच में फंस जाते हैं तो वहां पर भी हमें दिक्कत देखने को मिलती है। तो मेगा डैम्स हमें मूवमेंट्स बहुत जगहों पर देखने को मिले हुए हैं ना, प्रोजेक्ट के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं। 1980s में हमें फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट देखने को मिला था जो नॉर्थ में लॉन्च हुआ था। इसका मेनली हुआ था कैंपेन को जो नाम दिया जाता है नेमली द कैंपेन टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर एंड इट्स सराउंडिंग फॉरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रैंकलिन रिवर के लिए और उसके सराउंडिंग जो फॉरेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए इस कैंपेन को किया गया था। बेसिकली जो एंटी डैम मूवमेंट्स होते हैं ना, ये प्रो रिवर मूवमेंट्स होते हैं, जहाँ पर मेनली बोला जाता है कि और सस्टेनेबल तरीके से इक्विटेबल मैनेजमेंट हम रिवर सिस्टम्स ऑफ वैलीज का करें। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक इसका बहुत ही शानदार एग्जाम्पल आ जाता है। हमें अक्सर देखने को मिलता है कभी भी अगर दो कंट्रीज या दो स्टेट्स के बीच में वाटर शेयरिंग हो रही है तो वह कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही जाते हैं, क्योंकि यही एक रीजन आ जाता है। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स। तो रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स का सिंपल मतलब होता है, रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स मींस हु गेट्स व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ। मतलब किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हमारा रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स हो जाता है। अगर हम पूरे कोल्ड वॉर की बात करते हैं ना, तो जो इंडियलाइज कंट्रीज थी नॉर्थ की, हमारी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज बस एक ही चीज पर ध्यान दे रही थी कि कैसे भी करके रिसोर्सेज का फ्लो उनकी तरफ आता जाए। साथ ही साथ अगर हम ऑयल कंट्रीज की बात करते हैं तो उनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। एक ऑयल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और ऑयल से बहुत ज्यादा वेल्थ भी एसोसिएटेड होती है, इसलिए जिन कंट्रीज में ऑयल ज्यादा होता है वो देखिए बहुत ही रईस कंट्रीज होती हैं। तो जहां पर भी पैसे की बात आती है वहां पर पॉलिटिकल स्ट्रगल्स भी हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये ऑयल कंट्रीज का आता है। वेस्ट एशिया की अगर हम बात करते हैं, मेनली गल्फ रीजन की बात करते हैं, तो वो 30% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन के लिए अकेला अकाउंट करता है। सऊदी अरेबिया हैज अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल रिजर्व। समझ सकते हो कितना ज्यादा उनके पास है, एंड ए सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट रिसोर्स आ जाती है वाटर। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल वेरिएशंस और स्कैसिटी ऑफ फ्रेश वाटर के कारण हमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं। कई कॉन्फ्लिक्ट्स तो ऐसे होते हैं भाई जहां पर वायलेंस का भी यूज कर दिया जाता है। मेनली कंट्रीज ना बहुत सारी चीजों को लेकर डिसएग्री कर सकती हैं अगर हम रिवर की बात करते हैं। जैसे वाटर का फ्लो हो रहा है, एक कंट्री ए से पानी कंट्री बी से होकर कंट्री सी में जा रहा है। अब अगर बी वाले ने डैम बना लिया या पानी को अपनी कंट्री में कुछ करके रोकने का काम करने लगा या पोल्यूशन बहुत ज्यादा करने लगा, कुछ भी पानी से रिलेटेड दिक्कतें आने लगी, तो उससे प्रॉब्लम किसको होगी? सी को होगी, क्योंकि पानी बी से होता हुआ सी को जाता है। तो उन दोनों कंट्री के बीच में भाई दिक्कतें तो आएंगी। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें निकल कर आ जाती हैं। पोल्यूशन अगर कोई कंट्री ज्यादा कर रही है पानी में तो दूसरी कंट्री को प्रॉब्लम होगी, वो डैम्स बनाएंगे, दिक्कत होगी। बहुत ज्यादा इरीगेशन में यूज करेंगे तो दूसरे एरिया वाले को, दूसरी कंट्री, दूसरे स्टेट को दिक्कत होने लगती है। तो वायलेंस भी देखने को मिलता है। अगर हम वायलेंस के एग्जांपल की बात करते हैं तो यहां पर हमें एग्जांपल में आता है, जैसे हमें वायलेंस देखने को मिला था इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच में 1950s और 1960s में। इनने अटेम्प्ट किया था, हर साइड से अटेम्प्ट हुआ था कि जो जॉर्डन और यारमुक रिवर्स है ना, उनको अपने साइड डाइवर्ट कर सकें। और रिसेंट थ्रेट्स की बात करें तो टर्की, सीरिया और इराक में हमें देखने को मिला था यूफ्रेट्स रिवर्स में डैम्स का कंस्ट्रक्शन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। बहुत सारी स्टडीज ने यही कंक्लूड किया है कि दो स्टेट, दो कंट्री अगर रिवर शेयर कर रहे हैं तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही होता है। अब अच्छा, बोर्ड एग्जाम में ना कई बार आपको इसको शॉर्ट करके क्वेश्चन आ सकता है
कि वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ग्लोबल पॉलिटिक्स की, उसके बारे में लिखिए। या फिर ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में लिखिए। तो कुछ नहीं, आप ऑयल वाला आंसर है तो ऑयल का पार्ट लिख देंगे इस पैराग्राफ से, वाटर वाला है तो वाटर वाला पार्ट लिख देंगे। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना उसका आप आंसर लिख देंगे। अगर आपको आंसर राइटिंग में बहुत दिक्कत होती है तो हमारा बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग का कोर्स आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ का है। वो आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगर आपका सिलेबस हो गया और वो आंसर राइटिंग का कोर्स आपने देख लिया है तो आंसर राइटिंग में तो आपके मार्क्स नहीं कर सकते। आई बटन में ऊपर मैं आपको उसके लिए ट्रेलर भी डाल दूंगा, एक बार ट्रेलर और टीजर भी आप उस कोर्स का देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजिनियस पॉपुलेशन। तो अगर इसमें हम यूएन की डेफिनेशन की बात करें तो यूएन का कहना है कि इंडिजिनियस पॉपुलेशंस वो लोग हैं जो किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन की हम बात करते हैं वहां पर तब से रह रहे हैं जब दूसरे एथनिक ओरिजिन के, दूसरे कल्चर के लोग आए और वहां पर अपना कब्जा जमा लिया। मतलब जो सबसे पुराने वहां पर उस रीजन में लोग रह रहे हैं, जिनका एक अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशन है, बाद में दूसरे लोगों ने आकर वहां पर कैप्चर कर लिया, उन्हें हम बोलते हैं इंडिजिनियस पॉपुलेशन। इंडिजिनियस पीपल की अगर हम आज भी बात करें तो भले ही वो किसी एक कंट्री का पार्ट हो, लेकिन आज भी वो अपनी खुद की एक आइडेंटिटी रखते हैं, आज भी वो खुद के ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उनका अपना खुद का एक कल्चर हमें देखने को मिलता है। उनकी एक आइडेंटिटी है जो उनको एक अलग बनाती है ना। आपको डेटा भी नीचे दिया हुआ है, डेटा आप देख सकते हैं। देयर आर 20 लाख इंडिजिनियस पीपल ऑफ द कॉर्डिलेरा रीजन ऑफ द फिलीपींस, 10 लाख मापुची पीपल ऑफ चिले, 6 लाख ट्राइबल पीपल ऑफ द चित्तागोंग हिल ट्रैक्स इन बांग्लादेश एक्सेट्रा। ये डेटा आप देख सकते हैं। अगर आपका लिखने का मन करे बोर्ड एग्जाम में आप बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर दिया हुआ है, इंडिजिनियस पीपल ऑक्यूपाई एरियाज इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया वेयर दे आर नोन एज ट्राइबल्स एंड साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो मेनली इंडिया में जो इंडिजीनियस पीपल की डिस्क्रिप्शन है वो किस पर अप्लाई होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर अप्लाई होती है, जो हमारी पॉपुलेशन का 8% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डू इंडिजीनियस पीपल नीड स्पेशल प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, या फिर एक्सप्लेन द मोस्ट ऑब्वियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ इंडिजिनियस पीपल। दोनों क्वेश्चन बहुत सिमिलर है। थ्रेट है तभी तो भाई उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। बोर्ड वाले इसी तरीके से क्वेश्चन को घुमा रहे होते हैं, लेकिन इनका आंसर बहुत ही सिमिलर निकलता है। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला आता है कि भाई जो इंडिजिनियस पीपल है ना, वो भी चाहते हैं, उनकी एक डिजायर है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हो और उन्हें एक इक्वल दर्जा वहां पर मिलना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब यहाँ पर नीचे कुछ आपको दिया हुआ है डेटा वगैरह, ये आप देख सकते हैं। जैसे रीजन्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया एंड साउथ एशिया आर द रीजन्स वेयर मोस्ट ऑफ द इंडिजिनियस पीपल आर फाउंड एंड दे आर नोन एज ट्राइबल्स इन दिस रीजन। तो और डेटा दिया हुआ है, आप पढ़ लेना है ना, समझाने का कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, they have requested the government to retain the existence of indigenous people as enduring communities with an identity of their own। यहाँ पर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी जाती है कि उनसे उनकी आइडेंटिटी ना छीनी जाए, उनसे उनका कल्चर, जो उनकी जो एक ट्रेडिशंस है वो ना छीना जाए, उनकी जो आइडेंटिटी है वो उनकी होना चाहिए। क्योंकि जिस लैंड पर आप लोगों ने, बाद में बहुत सारे लोगों ने आकर कब्जा किया है, वे उसमें उस समय से ले रहे हैं जब आपको पता भी नहीं, मतलब टाइम्स, उन लोग बोलते हैं सिंस टाइम्स इमेमोरियल, कि मतलब इतने से पहले हैं कि कोई डेटा भी नहीं निकाला जा सकता, इतने पहले से हम यहाँ पर रह रहे हैं। तीसरा आता है, इश्यूज रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल हैव बीन नेग्लेक्टेड। बिल्कुल सही कहा गया है कि भाई इंडिजिनियस पीपल के इश्यूज को आप उस तरीके से नहीं देखते जितना बाकी कॉमन लोगों के इश्यूज को देखते हो। तो उनके जो भी इश्यूज है भाई उस पर भी ध्यान देना चाहिए और उनके लिए भी काम करना चाहिए। साथ ही साथ उनको थ्रेट क्या है भाई, थ्रेट वाले क्वेश्चन का जाता है, उनके सर्वाइवल पर ही थ्रेट आ चुका है, क्योंकि उनका लैंड ही आपने उनसे छीन लिया, जो उनका मेन सोर्स था लाइवलीहुड का। जब उनसे उनका लैंड ही छीन रहा है तो एक बहुत बड़ा थ्रेट उनके लिए आ जाता है। फिर इतने सारे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स होने के बाद भी जो डेवलपमेंट है उसका उनको इतना बेनिफिट नहीं मिला। इनफैक्ट ये डेवलपमेंट के चक्कर में उन्हें तो बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ी हैं। आपने उनसे उनका मदर लैंड ही छीन लिया डेवलपमेंट के नाम पर। तो ये हमारे भाई मेन रीजंस आ जाते हैं कि क्यों इनको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है और क्या क्या थ्रेट्स इनको देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। फंसना पक्का है ह्यूमैनिटीज़ के सारे मेजर सब्जेक्ट के लिए ये सीरीज आ रही है। आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप सैम्पल पेपर परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट बचा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए नोट्स के लिए और आंसर राइटिंग के कोर्स के लिए। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया।